फिलहाल आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर है 12th क्लास का पहला टॉपिक। और इस 12th क्लास के पहले टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं जिस फिजिक्स के पोर्शन का, उसका नाम है क्या? उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिएगा अगर आप ध्यान से, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है सो दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है। एक वर्ड का नाम आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम बात करें तो इस दो वर्ड में बात करेंगे किस चीज का? एक चीज है क्या आपका इलेक्ट्रो, और दूसरा जो है ये है क्या? स्टैटिक्स। यहां पर अगर ध्यान से बात करें तो इलेक्ट्रो वर्ड का जो सिंपल सा मीनिंग है, वो होता है किस चीज से? इलेक्ट्रॉन से। और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंसीडर करेंगे कैसा? चार्ज के जैसा। और स्टैटिक वर्ड का मतलब आप जानते हैं क्या कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिस ब्रांच में हम लोग चार्ज के रेस्ट में होने का स्टडी करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि जब चार्ज किस में होगा? रेस्ट में। बात समझ में आ रहा है? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोगों को दो चैप्टर पढ़ना है, जिस दो चैप्टर में आपके एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। कि जो पहला चैप्टर है वो है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और जो आपका दूसरा चैप्टर है उसका नाम है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जिसका नाम है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस दो चैप्टर में हम लोग बात करेंगे केवल और केवल किस चीज की? चार्ज की रेस्ट में होने की। बात समझ में आ रही है? तो अब बात आता है क्या कि सर अगर चार्ज को रेस्ट में स्टडी करना है तो फिर हम लोगों को कहीं ना कहीं चार्ज को मोशन में भी स्टडी करना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को किस में स्टडी करेंगे? रेस्ट में। और रेस्ट में होने से जो इफेक्ट दिखेगा उस इफेक्ट को स्टडी करना है कहां पर? इस दो चैप्टर में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में। और जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर हम लोग बात करें किस चीज की? चार्ज इन मोशन की। अगर हम लोग बात करें किस चीज की? चार्ज इन मोशन की। तो इस चार्ज इन मोशन में जो हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर, इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 आएगा जिसका नाम है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। जिसका नाम है क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद जो चैप्टर आएगा इसका नाम है क्या? चौथा चैप्टर, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जिसका नाम है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। और इसी में जो है सो हम लोग दो चैप्टर और लेके चलते हैं मैग्नेटिज्म में, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और साथ ही साथ एक चैप्टर लेकर के जाते हैं जो 7th चैप्टर जाता है, जिसका नाम है क्या? अल्टरनेटिंग करंट। और अगर इतना चीज हम लोग पढ़ लेते हैं अपने सिलेबस में, तो फिजिक्स का आपका 50% से अधिक सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद जो आपका टॉपिक है जिसमें आप पढ़ेंगे इसके बाद ऑप्टिक्स। और इस ऑप्टिक्स में हम लोग देखेंगे दो चैप्टर, एक देखेंगे रे ऑप्टिक्स और एक देखेंगे क्या? वेव ऑप्टिक्स। और फिर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहां पर? मॉडर्न फिजिक्स में। और जब मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों को 4 चैप्टर पढ़ना है। एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद आपका 12th का सिलेबस हो जाता है समाप्त। तो इस सिलेबस में हम लोग, बस मैं एक शॉर्ट में चर्चा कर दिया यहां खास करके, बाकी जो अपना मेन मुद्दा है वो अभी क्या लेकर के चलना है? चार्ज को रेस्ट में लेकर के चलने का। बात समझ में आ रहा है? तो इसका अगर हम लोग इंट्रो करें वर्ड चार्ज का, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बात शुरू करेंगे कहां से? तो केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज से हम लोग बात करेंगे क्या कि आप लोग एटॉमिक मॉडल पढ़े होइएगा, जिसमें आपने जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, निल्स बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा। और इन सारे एटॉमिक मॉडल्स में अलग अलग बातें की गई है।
लेकिन जो सबसे लेटेस्ट और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है जिसको हम लोग अभी मान के चलते हैं वो है किसका, बोर का एटॉमिक मॉडल, निल्स बोर का एटॉमिक मॉडल। बात समझ में आ रहा है। और ये एटॉमिक मॉडल कहता क्या है, जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है या हम लोग लिखेंगे क्या कि जो आपका मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, ये मॉडर्न एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि जो कोई भी सब्सटेंस है इस दुनिया में ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है। ये मॉडर्न एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि एनी सब्सटेंस इन नेचर, कि जो भी आपका सब्सटेंस है नेचर में, एनी सब्सटेंस इन नेचर मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। और ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है आपका, जिसमें पहला है क्या, जिसमें आपका पहला है क्या, इलेक्ट्रॉन, जो दूसरा है आपका ये क्या है, प्रोटॉन, और जो तीसरा है आपका ये क्या है, न्यूट्रॉन। अब इस 3 फंडामेंटल पार्टिकल में ये देखा गया क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसको याद रखना है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, तो अभी मैं ऐसे ही बस आपको याद करवा देता हूं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के बारे में क्या कहा जाता है कि ये जो है कैसा बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और इस पे अगर -1.6 है तो इस पे उतना ही इक्वल पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम का चार्ज होता है। और जो ये आपका न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन कैसा है, ये जो है आपका ये चार्जली न्यूट्रल पार्टिकल है। इसका मतलब कि इस पे किसी तरह का चार्ज नहीं होता है, और फाइनली ये चार्जलेस पार्टिकल। इस तीनों पार्टिकल को फंडामेंटल पार्टिकल माना गया है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल तक, जितना में हम लोग स्टडी करते हैं। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है। बात समझ में आ जा रहा है कि नहीं, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन आज के समय में, मॉडर्न समय में, इस प्रोटॉन को भी आपके 2 पार्ट में तोड़ दिए गए हैं। और इस प्रोटॉन को 2 पार्ट में तोड़ दिए गए हैं, कितना, तो एक है आपका +1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक है आपका क्या, +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इस पे जो चार्ज था ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम को शॉर्ट में हम लोग ई लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। E इक्वल टू कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। आज के समय में क्या किया गया कि इस प्रोटॉन पे जितना चार्ज था, तुम देखो 1/3 भाग में एक तोड़ दिया गया और दूसरे को तोड़ दिया गया 2/3 भाग। और इस पार्टिकल्स का जो नाम दिया गया एक साथ में, इस पार्टिकल का नाम दिया गया है क्या, इस पार्टिकल का नाम दिया हुआ है क्या, क्वार्ट्ज। इस पार्टिकल का नाम क्या दिया गया है, क्वार्ट्ज। लेकिन क्वार्ट्ज की विशेषता यह है क्या कि पार्टिकल को जैसे ही तोड़ा जाता है वैसे ही ये विलुप्त हो जाती है। इसकी एग्जिस्टेंस लंबे समय तक के लिए नहीं है। तो अगर मुझे किसी के बारे में जानना है, किसी का स्टडी करना है, तो सबसे मस्ट ये है क्या कि वो हमारे सामने में थोड़ा देर तो रहे, जब तो हम उसको देखें, उसको समझें, उसको परखें, उसके बारे में जानें। लेकिन ये क्वार्ट्ज की प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ही प्रोटॉन को तोड़ा जाता है तो ये बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट फॉर वेरी स्मॉल टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए ये एग्जिस्ट करता है। और इसीलिए अभी तक इस क्वार्ट्ज के बारे में कोई बहुत लंबी स्टडी हमारे सामने में नहीं आई है। बस इतना जानकारी रखें क्या कि इस प्रोटॉन को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है, 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है, 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर में, और इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, क्वार्ट्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वार्ट्ज का बहुत लंबे समय तक के लिए एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको अभी तक स्टडी में नहीं लेके आते हैं। और हम अभी तक स्टडी में केवल ये बात मान के चलते हैं क्या कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है आपका, ये अनडिविजिबल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये बात कहां से चल रही है, तो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल से चल रही है। अब मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में कहा क्या जा रहा है कि मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में कहा क्या जा रहा है कि इन सेंट्रल पार्ट, इन
सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, इस सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। एटम का क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो इन सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कि किसी भी न्यूक्लियस के सेंट्रल पार्ट को हम लोग एटम कहते हैं। और इस एटम में जो है सो क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है सो प्रेजेंट होता है। और प्रेजेंट होने का मतलब ये हुआ, देख लो ध्यान से, कि भाई जो तुम्हारा प्रोटॉन है ये कैसा चार्ज है और जो तुम्हारा न्यूट्रॉन है ये कैसा है। इसका मतलब कि अगर हम लोग बात करें कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में चार्ज कैसा प्रेजेंट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटॉन प्रेजेंट है। और प्रोटॉन प्रेजेंट है तो इसके पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसको लेकर के हम लोग नहीं चलेंगे। हम केमिस्ट्री के जितना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जितने की हमको जरूरत है उतना मोटा मोटा हम लोग लेकर के चलेंगे बात। अगला लाइन में क्या कहता है? मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। अगला लाइन में मॉडर्न एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि किसी भी एटम में न्यूट्रल स्टेट में जनरली जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से एक बात आता है क्या कि इन न्यूट्रल स्टेट any atom have equal number of इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कि किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो क्या होती है? बराबर बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें किस चीज का? सोडियम का एटॉमिक नंबर है कितना? 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब क्या कि एक सोडियम एटम के पास अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का बात करें तो ये भी कितना, और अगर हम लोग प्रोटॉन का बात करें तो ये भी कितना? 11। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या जो है, जो नंबर है, वो किसी भी एटम के पास न्यूट्रल स्टेट में क्या होगा? बराबर बराबर होगा। जब तक हम उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं तब तक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ क्या कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके बराबर में होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। अब एक चीज देख लो कि अभी मैंने आपको क्या बताया है कि इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, इक्वल चार्ज, अपोजिट साइन के साथ। और हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को एक साथ मिला दिया जाए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिल जाएगा तो क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहां पर हम लोग ये देख पा रहे हैं क्या कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसका मतलब कि किसी भी एटम के पास जितना अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि किसी भी एटम के न्यूट्रल स्टेट में उसके पास जितना अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही अमाउंट में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब कि अगर देखिए कि आप सोडियम के पास हम बात करें तो इसके पास 11 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, जबकि इसके पास जो है तो 11 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का जो है ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जितना नेगेटिव चार्ज है किसी भी सब्सटेंस के पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी है। और हम लोग ये बात जानते हैं क्या भाई कि ईच नेगेटिव चार्ज, कि जितना भी नेगेटिव चार्ज है ये क्या करता है? कैंसल वन पॉजिटिव चार्ज। कि जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो एक पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। तो अगर मान लो कि सोडियम के पास 11 नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास 11 पॉजिटिव चार्ज भी है। 11 नेगेटिव चार्ज 11 पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? कैंसल कर देगा।
और कैंसल कर देगा तो न्यूट्रल स्टेट में, देखो जो भी हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसी भी एटम के न्यूट्रल स्टेट का बात कर रहे हैं, न्यूट्रल स्टेट का बात कर रहे हैं, मतलब इसमें हम लोगों ने कोई छेड़खानी नहीं किया है। ये अभी का अभी जो सब्सटेंस है वो नेचुरल कंडीशन में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और नेचुरल कंडीशन में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, जितने नेगेटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव चार्ज। हर नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दे रहा है? कैंसिल कर दे रहा है। इस तरह से क्या होगा कि सारा का सारा पॉजिटिव सारे के सारे नेगेटिव के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? कैंसल आउट कर दिया जाएगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं? अब जब सारा का सारा कैंसल हो जाएगा तो इस एटम पे कोई चार्ज बचेगा क्या? इस एटम पे कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि ईच नेगेटिव चार्ज कैंसल वन पॉजिटिव चार्ज एंड फाइनली द एटम बिकम्स चार्जलेस एट न्यूट्रल स्टेट, कि ये अपने न्यूट्रल स्टेट में जो है सो कैसा हो जाएगा? कोई भी एटम चार्जलेस। आप देखिए कि हम अपने नेचर में कोई भी सब्सटेंस को अगर हम टच करते हैं तो ये भी सब्सटेंस किस चीज से बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है। लेकिन जब हम इसको छूते हैं तो हमको इस पर किसी तरह का चार्ज करंट नाम का कोई चीज फील नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये अपने न्यूट्रल स्टेट में है, और न्यूट्रल स्टेट में है तो इसके पास जितनी इलेक्ट्रॉन है उतनी ही प्रोटॉन भी है। इसका मतलब कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही हर नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को कैंसल कर दे रहा है, और फाइनली इसके पास किसी तरह का चार्ज नहीं रहता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ देता है क्या? यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ देता है क्या कि आपसे क्वेश्चन पूछ देता है क्या? क्वेश्चन पूछ देगा क्या कि व्हाई एनी सब्सटेंस, कि कोई भी सब्सटेंस जो है, एनी सब्सटेंस एट न्यूट्रल स्टेट इज चार्जलेस, कि कोई भी सब्सटेंस जो है सो न्यूट्रल स्टेट में चार्जलेस क्यों होता है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या क्वेश्चन पूछ देगा कि कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल स्टेट में चार्जलेस क्यों होता है, उस पर कोई चार्ज क्यों नहीं होता है? तो हम लोग कहेंगे क्या कि हम जानते हैं क्या कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रल स्टेट में किसी भी एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। आप कहोगे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तो भैया इलेक्ट्रॉन कहां होता है? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जाती है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होता है एंड जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस ऑन सर्कुलर ऑर्बिट। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता रहता है इसके चारों तरफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब कि अगर हम बात करें कि यहां पर कोई न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में कौन घूमता रहेगा? इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। और जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा किसी एटम के पास उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और हर पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? कैंसिल करेगा, और फाइनली एटम पे कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल स्टेट में क्या करेगा? अपने आप को चार्जलेस शो करेगा। कारण आपने पूरा का पूरा देखा। बातें समझ में आई कि नहीं? अब देखो कि सवाल उठता है क्या कि सर चार्ज होता क्या है? आप चार्जलेस दिखा दिए किसी भी सब्सटेंस को, एक्चुअल में आप ये बात बताइए कि चार्ज होता क्या है। तो इस चार्ज को डिफाइन करने के लिए भी हम लोग कहानी की शुरुआत करेंगे। कहां से? कहानी की शुरुआत कहां से करेंगे? हम लोग कहानी की शुरुआत करेंगे क्या? ऑक्टेट रूल से। केमिस्ट्री में आपने ये ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि किसी भी एटम को स्टेबल रहने के लिए उसके ऑटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहता है क्या कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन outermost cell of any atom is 8, then the
एटम इज सेड टू बी स्टेबल। अगर किसी भी एटम के ऑटरमोस्ट सेल में जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 8 हैं, तो उस एटम को क्या कहा जाएगा, स्टेबल कहा जाएगा। जैसे तुमको याद होगा कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल के लिए आपके पास है सारे इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये 6 के 6 नोबेल गैस है आपके, जिस नोबेल गैस के ऑटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये अपने आप को इनएक्टिव मोड में रहते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि जो आदमी रिएक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब वो किसी काम का नहीं है। अब बात है ये कि अगर हमारे पास कमी है किसी चीज की या हमारे पास कोई चीज बहुत अधिक मात्रा में है, दोनों ही केस में हम क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। भूख लगी है तो भी अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबल होंगे तो एक्टिविटी करेंगे किसके लिए, तो खाना को प्राप्त करने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादा खा लिए तो भी अनस्टेबल होंगे, अब भी एक्टिविटी करेंगे किसके लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन जो थोड़ा बहुत खाया वो आराम से अपना रिलैक्स है, लेकिन हमको भूख लगी है तो भी हम अनस्टेबल हैं, और ज्यादा खा लिए तो भी हम क्या है, अनस्टेबल है। इसी तरह से आप देखिए कि दुनिया में कोई भी चीज जो अनस्टेबल है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा ही करेगा। बात समझ में आ रहा है? जिसके पास कम पैसा है वो कमाने के लिए, और जिसके पास बहुत अधिक पैसा है वो खपाने के लिए परेशान है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि अगर किसी भी तरीके से आप अनस्टेबल हैं तो आपको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि यहां से हम लोग चलते हैं चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू लेकर के, कि अगर किसी सब्सटेंस के ऑटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तब तो वो स्टेबल है, लेकिन जरा सा सोचो कि जिसके पास 8 नहीं है इसका मतलब वो कैसा है, अनस्टेबल है। और जो अनस्टेबल है वो अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, इधर उधर घूमेगा फिरेगा, कुछ काम करेगा, और क्या काम करके ये अपना स्टेबिलिटी गेन करेगा, जिस काम को जरा सा आप लोग देखिएगा। हम बढ़ते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के। छोटा सा एग्जांपल में हम लेते हैं, एक है क्या आपके पास सोडियम 11। सोडियम 11 का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन कितना लिखिएगा, 2 8, और इसका मतलब कि इसके ऑटरमोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, ये 8 है क्या, 8 नहीं है, इसका मतलब ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। और इसी का एक दूसरा भाई है कौन सा, क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है कितना, 17, और ये है कितना, 2 8, और कितना, इसके ऑटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बताओ कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, दोनों का दोनों अनस्टेबल है। अब देखो कि ये दोनों अनस्टेबल है, इसका मतलब क्या कि ये दोनों अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, ये अपना स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक्टिविटी करेगा। अब इस एक्टिविटी को समझने के लिए मैं आपको चाहता हूं क्या कि मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाऊं। मान लीजिए क्या एक मैं और मेरा कोई बहुत अच्छा मित्र, जो हम लोग कभी मिलते जुलते नहीं है, अचानक से क्या हुआ कि कहीं पर एक मेला लगी है और हम दोनों मित्र मेला गए हैं, हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है, अच्छे मित्र हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से हम दोनों की विचारधाराएं एक दूसरे से मिलती होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हुआ यूं कि हम दोनों मेला गए, अब मेला गए तो कोई सामान पसंद आ ही जाएगा। अचानक से हम गए कि हमको कोई XYZ एक सामान पसंद आ गया, और पसंद आ गया तो मैंने उस दुकानदार से पूछा कि भाई इस सामान का कितना कॉस्ट है, तो वो बोला क्या कि इस सामान का कॉस्ट है 8 रुपया। कितना रुपया, 8 रुपीज। लेकिन मैं अपना पॉकेट टटेलता हूं तो मेरे पॉकेट में से 1 रुपया निकलता है। अब 1 रुपया निकलता है तो तुम बताओ कि क्या मैं उस सामान को खरीद पाऊंगा? नहीं खरीद पाऊंगा। लेकिन क्या मेरे मन से इच्छा चली जाएगी उस सामान को खरीदने का? थोड़ा देर के लिए मेरे दिमाग में जरूर ऐसा चलेगा कि कुछ ऐसा हो कि या तो मुझे 7 रुपया मिल जाए या भी ये भी 1 रुपया चला जाए, किस काम का है जब काम ही नहीं हुआ। तो यही सोचेंगे। चलो भाई सामान नहीं खरीद पाए, लेकिन मन में अभी भी जिज्ञासा है, और यही जिज्ञासा मेरी क्या है, अनस्टेबिलिटी है। यही मुझे क्या कर पाई है, अनस्टेबल करके रखी हुई है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरा दूसरा मित्र है, संजोग से वो भी जो घूमते घूमते मेला में देखा तो उसको भी वही सामान पसंद आ गया, जिसका दाम था कितना रुपया, 8 रुपया। लेकिन वो अपना पॉकेट टटोलता है तो उसके पॉकेट में है कितना रुपया, 7 रुपया। उसके पॉकेट में है कितना रुपया,
ये मैं जो था ये सोडियम था और मेरा मित्र जो था वो कौन था? अब क्या हुआ कि अचानक से मेला में घूमते घूमते हम दोनों मिल गए, और मिल के जब हम लोग बातचीत शुरू करेंगे तो हालचाल पूछने के बाद मेला वाला बात शेयर करेंगे कि देख भाई हम सामान खरीदने गए थे, बड़ी अच्छा खिलौना था, हमको 8 रुपया दाम था, मेरे पास 1 ही रुपया था। वो कहेगा अरे यार वही तो मैं भी खरीदने गया था लेकिन मेरे पास 7 रुपया था। अब वहां पर दोनों का समस्या सुनने के बाद हम लोगों के मन में एक विचार जरूर एक बार आएगा कि अगर हम दोनों मिल जाए तो दोनों में से कोई एक आदमी जो है सो इस सामान को क्या कर सकता है? खरीद सकता है। तो अगर हम दोनों मिल जाएं तो तुम बताओ कि सामाजिक स्तर पर उचित क्या होगा कि मैं उसको 1 रुपया दे दूं या वो अपना 7 रुपया मुझे दे दे? मैं उसको 1 रुपया दे दूं तो हमेशा क्या होता है देखो कि कम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में पैसा देने में एनर्जी खत्म होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एनर्जी लगता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में क्या लगता है? एनर्जी लगता है। तो यहां से 7 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकते हैं लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकते हैं, इसमें क्या लगेगी? कम एनर्जी। लेकिन फिजिक्स हमेशा चाहता है क्या कि हमको मिनिमम इनपुट देना पड़े और आउटपुट जो मिले वो क्या मिले? मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मिनिमम एनर्जी के दौर में उचित क्या होगा? उचित होगा ये कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे? इसको दे दे। अब बताओ कि जैसे मैं अपना 1 रुपया अपने दोस्त को दूंगा तो कर्ज में कौन जाएगा? मैं कि मेरा दोस्त? मेरा दोस्त कर्ज में जाएगा, और कर्ज हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। कर्ज हमेशा कैसा होता है? तो सोडियम ने क्लोरीन को दिया, जैसे ही दिया तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ गया? -1। 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1 रुपया के कर्ज में गया -1, और जिसने दिया उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? Na+। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब Na के पास जो आउटरमोस्ट सेल में इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा, ये कितना? 2 और 8। 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने दे दिया जो बाहर वाला था। क्लोरीन के पास अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2, 8 और अब दोनों के आउटरमोस्ट सेल में 8 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब दोनों का दोनों क्या हो गया? स्टेबिलिटी होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस पूरे फेनोमेनन में हुआ क्या? इस पूरे फेनोमेनन में हुआ क्या कि चार्ज का ट्रांसफर हुआ, और जैसे ही चार्ज का ट्रांसफर होगा तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मेरे पास 1 रुपया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम गुस्सा करके कहीं फेंक देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके पास 7 रुपया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी से छीन लेगा 1 रुपया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब भी ट्रांसफर की बात आएगी तो अगर कोई देने वाला है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दूसरा लेने वाला भी होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो इस ट्रांसफर में 2 बात होती है, एक देने वाला जिसको डोनर बोलेंगे, और एक लेने वाला जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा डोनर पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और एक्सेप्टर पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो अब अगर आपको कोई आदमी बोले कि बेटा चार्ज को डिफाइन करो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोले? चार्ज को डिफाइन करो, तो हम लोग कहेंगे क्या कि चार्ज किसी भी सब्सटेंस का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ था तब तक ये न्यूट्रल था सोडियम, ये भी न्यूट्रल था क्लोरीन, लेकिन जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ये सोडियम से सोडियम प्लस बन गया और ये क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बन गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब क्या कि अगर यहां से हमको चार्ज को डिफाइन करना पड़े, चार्ज को डिफाइन करना पड़े, और इस चार्ज के बारे में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। और इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपसे अगर कोई आदमी पूछे तो आप सीधे सीधे कहिएगा क्या कि जो चार्ज है, चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, कि ये क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी है। चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ये किसी भी सब्सटेंस का क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है which comes by the transfer of इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा प्रॉपर्टी है चार्ज जो कैसे आता है? तो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक किसी भी बॉडी पर चार्ज फॉर्म
नहीं होगा। अब देखिए कि इस पूरी कहानी में ये सोडियम जो है, ये सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये कैसा हो गया। और ये क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टर। आप देखिए ये जो डोनर है जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया है उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। देने वाला हमेशा क्या होता है, महान होता है, पॉजिटिव होता है, और लेने वाला हमेशा क्या होता है, कर्जदार होता है, नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो देगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और जो लेगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि अगर कोई आदमी से पूछे कि चार्ज कितने टाइप का होता है, तो टाइप्स ऑफ चार्ज में हम लोग लिखेंगे 2 टाइप, और इसमें पहला लिखेंगे क्या कि बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन अ बॉडी बिकम्स कैसा, पॉजिटिवली चार्ज। के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कोई भी बॉडी कैसा बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। और दूसरा बात क्या लिखेंगे कि बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जो एक बॉडी है, अ बॉडी बिकम्स कैसा, नेगेटिवली चार्ज। आप एग्जाम्पल देखे थे अभी कि एग्जाम्पल क्या देखे थे कि आपके पास था एक सोडियम 11, आपके पास था क्या, एक क्लोरीन 17। अभी दोनों चार्जली न्यूट्रल है, क्यों कि ये भी नेचुरल स्टेट में और ये भी क्या है, लेकिन अब हम शैतान इंसान इस दोनों को मिला दिए। ये दोनों पहले से ही अनस्टेबल था, और पहले से ही अनस्टेबल था तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो दिया किसने, सोडियम ने, तो सोडियम पर कैसा चार्ज आएगा, और लिया किसने, क्लोरीन ने, तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ दोनों बॉडी चार्ज हो गया, जिसने दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिसने लिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई तुम भी अनस्टेबल हो और हम भी अनस्टेबल है, मिल नहीं पाएंगे, यहाँ वो वाली बात नहीं है। एक भोजपुरी गाना आज ही सुन रहे थे कि क्या था, नहीं प्यार में तोहरा पिटाइल बानी, हाँ नइखे मिलत बाबूजी के डर से। तो ये बात नहीं है कि यहाँ पे डर से मिलना नहीं है, यहाँ पे मिल जाना है, ठीक ना। तो क्या बोले कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई हो। अब यहां से बात होती है क्या कि चार्ज का हिस्ट्री कैसा रहा है, कि चार्ज का जब शुरुआत हुई है तो ये शुरुआत कहां से हुई है, इस बात पर थोड़ा सा हम लोग जो है सो चर्चा कर ले। 2 मिनट, किसी एग्जाम में पूछने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। बात समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग यहां से बात को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और हम लोग यहां से बात को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये पेज यहां कहां से आ गया है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहां से बात करेंगे किस चीज पर, तो हम लोग बात करेंगे किस चीज पर, हिस्ट्री ऑफ चार्ज पे। कि जो चार्ज का हिस्ट्री रहा है, ये हिस्ट्री कैसा रहा है। देखिए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग किताबों में ये बातें अलग अलग तरीके से लिखी हुई होती है। हम लोगों को इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना है, बस 1 लाइन में 2 लाइन में बातों को समझ जाना है कि चार्ज का कैसा कैसा स्टेप रहा। तो सबसे पहले जो है सो एक यूनान के फिलोसफर थे जिनका नाम था क्या, थेल्स। और ये थेल्स थे क्या, तो ये थे यूनानी फिलोसफर। ये थे क्या, यूनानी फिलोसफर। यूनानी फिलोसफर ने ये ऑब्जर्व किया क्या कि जब किसी भी 2 बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो वो दोनों क्या करने लगता है कि उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन का एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे क्या कि पेन लिए, बाल से रब किए, कागज को क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। तो इसी सब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर थेल्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि क्या, कब, तो इन 600 BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पूर्व, थेल्स जो कि यूनान के फिलोसफर है, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया क्या, ऑब्जर्व्ड दैट एनी
body gains a property of attraction, gains a property of attraction or repulsion by friction, कि जब किसी भी दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन किया जाता है तो वो बॉडी क्या करता है, एक अट्रैक्शन या रिपल्सन का प्रॉपर्टी क्या करता है, गेन कर लेता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसके बाद होता है क्या कि इसके बाद दूसरी बार जो है, तो दूसरी बार एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है सर थॉमस ब्राउन, जिनका नाम है क्या, सर थॉमस ब्राउन। और ये थॉमस ब्राउन इसीलिए हिट कर जाते हैं क्योंकि उस समय के इंग्लैंड के महारानी, तुम लोग नाम सुने हुए होगे किसका, एलिजाबेथ की। और ये एलिजाबेथ 1 2 3 करके ऐसे करके बढ़ी हैं। तो ये एलिजाबेथ के जो थे वो डॉक्टर थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इंग्लैंड की महारानी है, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य इंग्लैंड, और इंग्लैंड की ये महारानी है और उसका ये डॉक्टर है क्या, थॉमस ब्राउन। ये थॉमस ब्राउन ने कहा क्या कि किसी भी सब्सटेंस को जब फ्रिक्शन करने से इसमें एक प्रॉपर्टी आती है अट्रैक्शन और रिपल्सन की, इस प्रॉपर्टी का नाम इसने क्या किया कि इस प्रॉपर्टी का बस इसने नाम रख दिया क्या, इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है इसने क्या किया, तो ही गिव्स द नेम्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया किस चीज को, तो इलेक्ट्रिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, कि ये जो प्रॉपर्टी ऑफ आपका अट्रैक्शन था या जो प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन था, इसका नाम इसने क्या किया, केवल क्या दे दिया, इसका नाम इसने दे दिया क्या, एक नाम दे दिया कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। और ये घटना है कब की, ये घटना है कब की, तो ये घटना है 1642 ईस्वी की। आप ध्यान से देखेंगे तो बिफोर क्राइस्ट 600 ईयर्स और दिस इज 1600, करीब 2200 सालों तक थॉम्स ये थेल्स के बाद किसी ने चार्ज पर कोई चर्चा नहीं किया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस नाम के जगह पर, थॉमस ब्राउन के नाम के जगह पर कई जगहों पर यह चर्चा की जाती है कि ये विलियम के द्वारा भी किया गया था, जॉर्ज विलियम के द्वारा 1650-52 ईस्वी में। और इसके ठीक ही कुछ दिनों के बाद, करीब 100 साल के बाद 1750-52 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन इस बेसिस पर जो है तो चार्ज को दो भाग में क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। एक का नाम रखते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज, और एक का नाम क्या रखते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि सबसे पहले चार्ज के जो फाउंडर हैं वो कौन है, तो चार्ज के फाउंडर कौन है, थेल्स हैं। बात समझ में आ रहा है? इसने क्या फाउंड किया कि जब भी किसी दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होगा तो जब फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन से क्या होगा, उसमें एक प्रॉपर्टी आएगी किसकी, अट्रैक्शन और रिपल्सन की। इस अट्रैक्शन और रिपल्सन के प्रॉपर्टी का नाम थॉमस ब्राउन रख देते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्या होता है, लेकिन होता क्या है कि 1752 में 1752 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन। जिनका नाम है क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये इस चीज को क्या करते हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ये तो कहते हैं क्या कि जब किसी भी दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू दोनों पर जो चार्ज फॉर्म होता है वो अलग अलग नेचर का होता है, जिसमें एक का नाम ये रखते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे का नाम क्या रखते हैं, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रहा है? तो ये कहते क्या है कि वेन एवर देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज, कि जब भी किसी दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, देन सम इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी पर से क्या होता है, दूसरे बॉडी पर कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा तो द बॉडी हु लूज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज और द बॉडी हु गेन इलेक्ट्रॉन, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ये काम किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसने डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन किया था क्या, कि जब कभी भी चार्ज किया दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, घिसेगा, घिसेगा तो पार्टिकल टूटेगा, और इस टूटने के क्रम में यह भी होगा कि एक पार्टिकल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, बाल को रब करें हेयर से, तो इस दोनों में जो सॉफ्ट पार्ट है वो कौन सा है, हेयर, और हार्ड पार्ट है ये है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा इस पे, है ना, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा इस पे, तो जिसने लिया वो नेगेटिवली चार्ज, और साथ ही साथ में बाल भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, जिसने दिया वो कैसा हो जाएगा, और जिसने गेन किया वो कैसा हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? अब जब इतनी बातें समझ में आ गई है, ये चार्ज की हिस्ट्री छोटी सी, अभी तक हम लोगों ने क्या जाना है, अभी तक हम लोगों ने जाना है बस इतना क्या, कि कोई भी बॉडी न्यूट्रल स्टेट में चार्जली न्यूट्रल होता है। क्यों? कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही, हर नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को, और कोई चार्ज नहीं बचेगा। इसके बाद में क्या बोला आपको, इसके बाद में आपको क्या बोला कि ऑक्टेट रूल क्या है। तो ऑक्टेट रूल है क्या भाई, कि किसी भी एटम को स्टेबल रहने के लिए उसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अगर 8 से कम है इसका मतलब वो अनस्टेबल है, और दुनिया में जो भी चीज नेचर में अनस्टेबल है वो एक्टिविटी करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्टिविटी करेगा। एग्जांपल मैंने आपको सोडियम और क्लोरीन का लेके दिखाया। सोडियम के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में 7, दोनों अनस्टेबल। दोनों अनस्टेबल होगा तो क्या करेगा, ये दोनों समझौता करेगा। समझौता में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है कि 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान है? तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा। जैसे ही देगा तो क्लोरीन भी स्टेबल होकर Cl- हो जाएगा क्योंकि इसने कर्ज लिया, और सोडियम भी देकर के स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसने। तो यहां से मैं आपको समझाया क्या कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज के बारे में आपको सिंपल सा बात क्या याद रखना है कि चार्ज किसी भी सब्सटेंस का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसको ये कैसे गेन करता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ। अब ट्रांसफर होगा तो दो काम होगा, एक कोई देगा और दूसरा कोई, तो जो देगा भाई वो पॉजिटिवली चार्ज, और जो लेगा वो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चार्ज के हिस्ट्री पर आए थे तो इसमें हम लोगों ने थेल्स का बात किया था, थॉमस ब्राउन का बात किया, और बेंजामिन फ्रैंकलिन का बात किया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सवाल उठता है क्या अब सवाल उठता है क्या कि जो आपका चार्ज है वो चार्ज का यूनिट क्या होता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से एक आध लाइन हम लोग याद रखेंगे। कहा जाता है क्या कि जो दो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपका इज कूलॉम। क्या है? कूलॉम। एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, कूलॉम। और इसको डिनोट किया जाता है क्या, इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चार्ज का जो SI यूनिट होगा ये क्या होगा, कूलॉम्ब, और इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे। देखो कूलॉम्ब जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं वो छोटे छोटे चार्ज को लेकर के करते हैं। तो जैसे मीटर मान लो कि एक बड़ा यूनिट है, तो हम लोग माइक्रोमीटर मिलीमीटर में डिस्टेंस को मेजर करते हैं कि नहीं करते हैं। इसी तरीके से कूलॉम्ब अपने आप में चार्ज का एक बहुत बड़ा यूनिट है। इसका फील मैं आपको अगले लेक्चर्स में दिलवाऊंगा, लेकिन अभी बस ये जान लीजिए कि कूलॉम्ब क्या है, बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बड़ा यूनिट है। तो इसका जो कुछ छोटा यूनिट है, इस छोटा यूनिट में हम लोग बात करते हैं किसका, 1 मिली कूलॉम्ब का। 1 मिली कूलॉम्ब का, और इस 1 मिली कूलॉम्ब को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे 1 स्मॉल m और कैपिटल C। 1 मिली कूलॉम्ब, ये 1 मिली कूलॉम्ब जो होता है, जैसे मीटर 10⁻³ होता है, ऐसे ये भी किसके बराबर में होता है, 10⁻³ कूलॉम्ब के बराबर में। अब देखो इससे 1000 गुना छोटा ही है एक कूलॉम्ब।
1 कूलम्ब से 10 का पावर -3 में चला गया, मतलब 1000 गुना छोटा यूनिट है कूलम्ब से, ये मिली कूलम्ब। और एक दूसरा यूनिट क्या आता है, एक दूसरा यूनिट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो कूलम्ब। और इस माइक्रो कूलम्ब को हम लोग लिखते हैं 1 म्यू और कैपिटल सी, और ये 1 म्यू सी जो होता है वो कितना 10⁻⁻6 कूलम्ब के बराबर में। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रहना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कैलकुलेशन अगर करेंगे, सवाल बनाएंगे, तो सारा डाटा कूलम्ब में रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में जो डाटा दिया होगा वो माइक्रो कूलम्ब में दिया होगा, मिली कूलम्ब में दिया होगा। तो यहां से हम लोग इन सारे डाटा का यूज करेंगे किस चीज के लिए, कन्वर्ट करने के लिए कूलम्ब में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद ये तो एसआई यूनिट की बात हो गई। इसके बाद हम लोग बात करते थे, जैसे फोर्स का यूनिट का बात करते थे, तो एसआई यूनिट आपको न्यूटन मैंने बताया था, और एक सीजीएस यूनिट बताया था कि नहीं, डायन। एनर्जी का यूनिट एसआई यूनिट का बात करते थे जूल, और वहां पे आपको एक सीजीएस यूनिट भी बताया था जिसको अर्ग बोलते थे हम लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी तरीके से यहां पर भी जो है सो बात होता है क्या, सीजीएस यूनिट का, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। जो सीजीएस यूनिट होगा आपके चार्ज का, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्जेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब बोलते हैं। और इस स्टेट कूलम्ब को हम लोग शॉर्ट में जो है सो स्टेट कूलम्ब बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में जो है सो एक और टर्म बोला जाता है ईएसयू। आप कहोगे कि ये ईएसयू का मतलब क्या होता है, तो इस ईएसयू को हम लोग पूरा का पूरा नाम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसी स्टेट कूलम्ब को क्या बोला जाता है, ईएसयू, और ईएसयू को हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और आपसे पूछा जाए कि कूलम्ब और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या रिलेशन है, तो आप सीधे सीधे याद रख लेंगे क्या, कि जो आपका 1 कूलम्ब होता है ये 3 × 10⁹ ESU के बराबर में होता है। इसका मतलब आप देख पाएंगे क्या कि ESU छोटा यूनिट है। कैसे, तो कहोगे क्या, कभी मैं आपको पढ़ाया था कि जो मैग्नीट्यूड होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यूनिट के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड देखो कि 1 से हो गया 3 × 10⁹ तो मैग्नीट्यूड बढ़ा है, तो यूनिट क्या होगा, घटेगा। तो कूलम्ब बड़ा होगा कि ईएसयू बड़ा होगा, कूलम्ब बड़ा होगा, ईएसयू छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां तुम देखो ध्यान से कि मैग्नीट्यूड 1 से बढ़ के हो गया 3 × 10⁹ तो ये इंक्रीज किया है। इसका मतलब ये कूलम्ब से जो ईएसयू होगा ये कैसा हुआ होगा, ये डिक्रीज किया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कूलम्ब बड़ा है और ईएसयू क्या है, छोटा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से कन्वर्जन याद रह जाएगा। चार्ज का एक और यूनिट होता है, एक और यूनिट होता है जिसका नाम है क्या, मैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, मैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये सब चीजें बस आपको याद रखना है, लेकिन इसका सवाल में कहीं पर यूज ईएसयू का नहीं आएगा, ये मैग्नेटिक यूनिट का यूज नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर शैतानी कर देता है, तो हमको याद रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये मैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबी कूलम्ब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबी कूलम्ब। और कहा जाता है क्या कि जो 1 कूलम्ब है ये 1/10 एबी कूलम्ब के बराबर में होता है। और अब आपको अगर मैं यहां पर पूछूं कि बताओ कि कूलम्ब बड़ा है कि एबी कूलम्ब बड़ा है, तो ध्यान देना क्या बताया है कि मैग्नीट्यूड और यूनिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो 1 से मैग्नीट्यूड हो गया 1/10, इसका मतलब ये क्या किया है, डिक्रीज किया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कूलम्ब से जो ये हो जाएगा एबी कूलम्ब, ये क्या करेगा, और कोई भी क्वांटिटी जब इंक्रीज करेगा तो बड़ा होगा कि छोटा होगा, इसका मतलब एबी कूलम्ब बड़ा है और कूलम्ब क्या है। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इतनी बातें दोस्त समझ में आ रही है तो जरा सा आ जाओ किस चीज में, 10th क्लास में। और 10th क्लास में अगर हम लोग बात करें, 10th क्लास में अगर हम लोग बात करें किस चीज का, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए 10वीं क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या कि यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि चार्ज फ्लोन इन
यूनिट टाइम, 10th क्लास में, चार्ज फ्लोन इन यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर से होकर के 1 सेकेंड में जितना चार्ज बहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जरा सा देखो कि अगर हम मान लें, इधर मान ले टाइम और इधर मान ले हम क्या, चार्ज, मान लेते हैं क्या कि टी टाइम में जो चार्ज फ्लो किया वो कितना, क्यू, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, क्यू बाई टी, और यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि I इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई। अब जरा सा ध्यान से देखना कि ये I इक्वल टू क्यू बाई टी में, I इक्वल टू क्यू बाई टी में हमारे पास 3 टर्म है। 3 टर्म है, कौन कौन सा, एक है I जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक, और आपको याद होगा कि ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ये कैसा क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। जो आपका चार्ज है Q, ये क्या है, चार्ज, जितना चार्ज बहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और चार्ज नाम का कोई चीज हमारे साथ फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं था, इसका मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो कौन सा क्वांटिटी होगा, ये कौन सा क्वांटिटी होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। और जो तीसरा टर्म है बेटा वो है टी, और टी किसके लिए है, टाइम के लिए, और टाइम भी अपना कैसा क्वांटिटी है, टाइम भी कैसा क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब जरा सा देखो कि हमको चार्ज का बात करना है, तो अगर हमको चार्ज का बात करना है तो इसी फॉर्मूला से हम लोग Q इक्वल टू आई टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था कि I जो है ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, टेंसर है। क्यों, किसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये सिंपल एडिशन को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन को फॉलो। लेकिन अगर टेंसर को नहीं मानते थे तो हम लोग क्या बोलते थे कि ये कैसा है, स्केलर है। तुम बताओ कि टाइम के बारे में मैंने तुमको क्या बताया था कि कैसा है, स्केलर। और आपको याद होगा जब आपको मैं वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा था तो मैं आपको बोला था कि यदि स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी कैसा आता है, इसका मतलब करंट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब स्केलर और स्केलर का मल्टीप्लीकेशन है, तो चार्ज भी कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है आपका, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है कैसा क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, जरा सा और ध्यान देना कि ये वेक्टर स्केलर की बात हो गई। किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के 3 चीज के बारे में निश्चित बात करेंगे। क्या, पहला उसका यूनिट क्या होता है, दूसरा वेक्टर है कि स्केलर है, और तीसरा उसका डायमेंशन क्या होता है। तो यूनिट का बात हम लोगों ने पीछे पूरा का पूरा किया। अभी हम लोगों ने ये बात किया कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, और मैंने आपको रटवाया नहीं है कि ये स्केलर है, मैं आपको फील करवाया हूं कि करंट अगर स्केलर है, टाइम अगर स्केलर है, तो मैं आपको वेक्टर में पढ़ाया था कि स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी क्या मिलता है, इसका मतलब चार्ज भी क्या हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो कि अगर डायमेंशन का बात करें तो ध्यान देना, करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी और टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो अगर हम लोग बात करें किस चीज का, अगर हम लोग बात करें किस चीज का, डायमेंशन ऑफ चार्ज का, अगर हम लोग बात करें किस चीज का, डायमेंशन ऑफ चार्ज का, तो डायमेंशन लिखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करिए, बोला था कि नहीं। आपको मैं बोला था क्या कि मास के लिए जो यूज करना है वो क्या, कैपिटल एम, लेंथ के लिए जो यूज करना है वो क्या, टाइम के लिए यूज करना है क्या, कैपिटल टी। आपको बोला था टेम्परेचर के लिए क्या यूज करना है, थीटा, या फिर क्या, आपको क्या बोला था कि करंट के लिए क्या यूज करना है, आई, या फिर क्या, ए। आपको क्या बोला था कि करंट, चलो इतना ही रहने देते हैं, बाकी नहीं लिखते हैं, इतना लंबा चौड़ा है ना। अपने पास देखो कि Q इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, Q इक्वल टू है कितना, आई टी। तो अगर भाई I के लिए हम लिख लें A, तो यहां पर I का पावर कितना है, कुछ नहीं, इसका मतलब कितना, तो यहां A का पावर भी कितना होगा। और टाइम के लिए भाई अगर लिख लें कैपिटल T, तो इसका भी पावर कितना। अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि डायमेंशन ऑफ चार्ज कितना होगा तो आप क्या बोलेंगे। अब हमेशा ये याद रख लेना है कि चार्ज का डायमेंशन कितना होगा, 80 होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं।
तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज का ये इंट्रोडक्शन था, जिस इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि कोई भी बॉडी नेचुरल स्टेट में चार्जलेस क्यों होता है, चार्ज किसी भी बॉडी पर कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ट्रांसफर जैसे ही होगा तो दो काम होगा, एक देगा और दूसरा क्या करेगा, जो देगा उस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और जो लेगा उस पर कैसा चार्ज। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। फिर हम लोगों ने क्या बात की भाई कि चार्ज का यूनिट क्या होगा, तो चार्ज के यूनिट के बारे में हम लोगों ने एसआई यूनिट का बात किया। एसआई यूनिट क्या, कूलम, और 1 मिली कूलम छोटा यूनिट, और माइक्रो कूलम उससे भी छोटा यूनिट। मिली कूलम का मतलब 10⁻³ और माइक्रो का मतलब 10 का पावर। इसके बाद मैंने आपको सीजीएस यूनिट बताया, जिसको हम लोग स्टेट कूलम या ईएसयू बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है। और इसमें मैं आपको बताया हुआ हूं कभी कि मैग्नीट्यूड और यूनिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से यहां जाने में मैग्नीट्यूड बढ़ा है 1 से 3 × 10⁻⁹ लेकिन अगर मैग्नीट्यूड बढ़ा है तो निश्चित ही यूनिट क्या हुआ होगा, तो छोटा होगा। अगर कोई चीज घटेगा तो कैसा होगा, छोटा की बड़ा, छोटा होगा ना, घटेगा तो क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब कूलम बड़ा है कि एसयू बड़ा है, कूलम बड़ा है, एसयू छोटा है। और फिर मैं आपको क्या बोला था, मैग्नेटिक यूनिट क्या होता है, एबी कूलम। एबी कूलम के बारे में मैं क्या बोला कि 1 कूलम 1/10 एबी कूलम के बराबर। तो 1 से 1/10 हो गया तो डिक्रीज किया, इसका मतलब यूनिट क्या होगा, और इंक्रीज करके कोई भी चीज बड़ा होगा कि छोटा होगा, इसका मतलब एबी कूलम बड़ा कि कूलम बड़ा। तो अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है, एबी कूलम, ईएसयू या फिर कूलम, एबी कूलम। बातें समझ में आई कि नहीं आई। इतना बात के बाद मैं आपको क्या बताया, 10वीं क्लास में ले गया। तो 10वीं क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि चार्ज जो है यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर से जितना चार्ज बहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। तो हम लोग मान लिए क्या, टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, तो यूनिट टाइम में कितना करेगा, और इसी को क्या बोलेंगे। अब I = Q/T पर अगर आए तो इसमें मैं देखा कि इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज फंडामेंटल नहीं है तो कैसा क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। टाइम जो है वो कैसा क्वांटिटी है, फंडामेंटल। इसका मतलब ये हुआ कि एक डिराइव क्वांटिटी को दो फंडामेंटल क्वांटिटी करंट और टाइम के टर्म में लिखा जा सकता है। और करंट भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो दो स्केलर का प्रोडक्ट भी कैसा आएगा। इसका मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ये कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ये चीज को याद रखना है। और फिर मैं आया कहां पर, डायमेंशन पर। तो डायमेंशन में क्या पढ़े हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर होता है इसी को क्या बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि चार्ज में करंट एक बार मल्टीप्लाई में और टाइम भी एक बार मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज का डायमेंशन कितना होगा, AT के बराबर में। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आज चार्ज के इंट्रोडक्शन के लेक्चर को रोकेंगे। अगले दिन हम लोग, अगर आपको इतनी बातें जानकारी में रहेंगी तो हम लोग आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, कि चार्ज फॉर्म हुआ तो चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे काम करता है। और धीरे धीरे आपको ये लेक्चर मजा आने लगेगा, लेकिन तब आएगा जब आप इस लेक्चर को पढ़ के आएंगे तब। अगला लेक्चर का मजा तब आएगा जब आप पीछे का सारा चीज पढ़े रहेंगे तब, नहीं तो आपको फील नहीं आएगा। एक क्लास और पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्लास रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल क्लास में घुसने लग जाएंगे। लेकिन